क्या कोई कंपनी इतनी पावरफुल हो सकती है कि वे एक पूरे कंट्री को तबाह कर दे? उसकी जमीन, उसके खेत, उसके पीने का पानी, हर चीज को जहर बना दे, हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को जानबूझकर कैंसर का मरीज बना दे। और वह कंपनी इतनी ताकतवर हो जाए कि अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को पूरे जोर के साथ कुचल दे, चाहे उसके लिए उसे मिलिट्री ही क्यों न यूज करनी पड़े। दुनिया की बड़ी बड़ी रॉयल फैमिलीज उस कंपनी की बैक पर हो और फिर वो कंपनी पैसा और मीडिया प्रोपेगेंडा यूज करके अपने हर गुनाह पर पर्दा डाल दे, क्योंकि जो कुछ उस कंपनी ने किया है अगर वे खुलकर सामने आ जाए तो पूरी दुनिया हिल कर रह जाएगी। ये कहानी शुरू होती है 19वीं सदी में। 1833 में लंदन में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जिसका नाम था सैमुअल्स। समुद्री खोल, ये जिन्हें सी शेल्स भी कहा जाता है, उनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करता था। 1870 में सैमुअल्स के मरने के बाद उसका सारा बिजनेस उसके दो बेटों के कंट्रोल में चला गया। बड़े बेटे मार्कस ने लैंप्स में डालने वाले केरोसिन, जिसे मिट्टी का तेल भी कहा जाता है, उसे एक्सपोर्ट करने का काम शुरू कर दिया। अब उस जमाने में ये तेल इन शिप्स में ऐसे बैरल्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था और उससे मसला ये होता था कि बैरल्स लीक हो जाया करते थे और तेल जाया हो जाता था। मार्कस ने इसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए ऑयल टैंकर डिजाइन किए ताकि तेल डायरेक्टली सी पोर्ट्स पर खड़े टैंक्स में डाला जा सके। और फिर 1992 में पहली बार मार्कस के बनाए हुए टैंकर्स में ये तेल सुएज कैनाल को क्रॉस करके एशियन मार्केट्स जैसे कि थाईलैंड और इंडोनेशिया तक पहुंचा, जो उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में थी। ये पहला मौका था कि एशिया और यूरोप की माल की सप्लाई समंदर के जरिए आपस में कनेक्ट हुई। इस एक ग्रुप की वजह से मार्कस को एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आ गई। उस जमाने में सिर्फ एक ऑयल कंपनी हुआ करती थी जो ऑयल सप्लाई करने का काम कर रही थी और वो थी स्टैंडर्ड ऑयल, रॉकफेलर फैमिली की अपनी ऑयल कंपनी। लेकिन स्टैंडर्ड ऑयल सिर्फ यूरोप तक ही माल सप्लाई करती थी और उन्हें जब पता चला कि मार्कस अपने ऑयल टैंकर्स लेकर एशिया गया है तो उन्होंने मार्कस को ऑफर किया कि वो स्टैंडर्ड ऑयल के टैंकर्स भी एशिया सप्लाई करना शुरू करे और बदले में उनसे कमीशन ले ले। उसके जहन में कुछ और ही था। उसने सोचा कि किसी और कंपनी के लिए काम करने से बेहतर है कि क्यों ना अपनी खुद की ऑयल ट्रेडिंग कंपनी बनाई जाए। लेकिन ये बड़ा रिस्की काम था क्योंकि रॉकफेलर्स उस वक्त हर जगह छाए हुए थे और स्टैंडर्ड ऑयल के मुकाबले में कंपनी खोलने का मतलब था उनसे दुश्मनी लेना। मगर मार्कस ने किसी की परवाह किए बगैर 1907 में रॉयल डच पेट्रोलियम के साथ मिलकर एक नई कंपनी बनाई और उसका नाम रखा शेल। स्टैंडर्ड ऑयल को चैलेंज करना कोई आसान काम नहीं था, बट उस समय ऑयल की इतनी ज्यादा डिमांड होने की वजह से शेल बहुत जल्द दुनिया की टॉप ऑयल सप्लाई करने वाली कंपनी बन गई। इवन वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश आर्मी को सबसे ज्यादा ऑयल सप्लाई करने वाली कंपनी थी। बल्कि कई डॉक्यूमेंट्स में तो ये भी कहा गया है कि अगर शेल न होती तो शायद एलाइज कभी भी जर्मन्स को हरा न पाते। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद दो चीजें एस्टेब्लिश हो चुकी थी। एक ये कि ऑयल 20वीं सेंचुरी का सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, जिसके पास भी ऑयल का सप्लाई कंट्रोल होगा वो ही दुनिया पे राज करेगा। और दूसरा ये कि शेल अब स्टैंडर्ड ऑयल को बीट करके दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी बन चुकी थी। लेकिन ऑयल का सबसे बड़ा मसला ये है कि आप अपनी मर्जी से इसकी सप्लाई या प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते। एक तो ये कि रिजर्व्स सिर्फ कुछ लिमिटेड कंट्रीज के पास है और दूसरा इसे एक्सट्रैक्ट और रिफाइन करना भी अच्छा खासा महंगा काम है। और फिर जिन कंपनीज के पास ऑयल के रिजर्व्स है वो काफी प्रोटेक्टिव होते हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर। लेकिन मार्कस के माइंड में इसका सोल्यूशन ये आया कि वो कोई ऐसी कंट्री ढूंढे जिसके पास ऑयल के बड़े रिजर्व्स हो, वो कंट्री अच्छा खासा गरीब भी हो और वहाँ ठीक ठाक करप्शन भी हो। ये सारी कंडीशन सिर्फ एक कंट्री पर पूरी होती थी और वो था अफ्रीका के वेस्ट में लोकेटेड अफ्रीका का सबसे रिसोर्स रिच कंट्री नाइजीरिया। पूरे अफ्रीका के सबसे बड़े ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व्स नाइजीरिया में मौजूद है। इसी अपॉर्चुनिटी को भांपते हुए शेल ने 1940s में नाइजीरिया में अपनी कंपनी सेटअप कर ली और फिर नेचुरल खूबसूरती से मालामाल हुआ। ये कंट्री प्रॉफिट के लालच और पावर की हवस की भेंट चढ़ गया। उसने नाइजीरियन गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप कर ली ताकि उनके और बिलियंस ऑफ डॉलर प्रॉफिट के दरमियान कोई ना पाए। अब आप चाहे लोगों के पीने का पानी या किसानों के खेतों को जाने वाला पानी जहरीला बनाए, कोई आपको रोक नहीं सकता। किसान खेत जाते हुए डरते थे कि कहीं गलती से आग न लग जाए और सारे खेत की फसल बर्बाद न हो जाए। नदी में पानी कम और तेल ज्यादा था। कई किसान तो लिटरली इस तेल में तैर कर अपने खेतों तक पहुँचते थे। सारी नहरें तेल की वजह से खाली हो चुकी थी।